इस वीडियो में हम ओवरकम डिस्क्रिमिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, हमें किस तरह से भेदभाव को हटाना चाहिए। हमारी सोसाइटी में आजकल, हमारे समाज में जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, रंग के आधार पर, उनके प्रोफेशन के हिसाब से बहुत सारी तरह से लोगों में मतभेद किया जाता है। कि कुछ लोग होते हैं जिनको, जो सोशली अनटचेबल होते हैं, जिनको छूने के लिए मतलब निम्न स्तर का समझा जाता है, उन्हें पढ़ाई के लिए भी अच्छे एडमिशन नहीं मिलते हैं। तो इस तरह से हमारे देश में बहुत ही अलग अलग आधार पर लोगों में भेदभाव किया जाता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमें सबको एक नज़र से देखना चाहिए, सब में एक बराबरी की भावना होनी चाहिए, और हमारा समाज तभी एक विकसित देश बन सकता है जबकि हम एक दूसरे के साथ बराबरी का व्यवहार करें, कोई भी मतभेद ना हो। तो ऐसा देश जिसके सब नागरिक एक दूसरे के साथ बराबरी का व्यवहार करते हैं, वही देश खुशहाल देश माना जाता है। तो बच्चों, यहाँ पर हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से ये गांधी जी की एक बुक से उनका एक्सपीरियंस लिया गया है, जिसको राइटर ने इस स्टोरी में बहुत ही अच्छी तरह बताया है। तो राइटर अपने बारे में बता रहे हैं कि इन अप्रैल 1893 आई सेट फोर्थ फॉर साउथ अफ्रीका बाई शिप एंड रीच्ड नटल टूवर्ड्स द एंड ऑफ मे। तो राइटर यहाँ पर अप्रैल 1893 में साउथ अफ्रीका गए शिप से, पानी के जहाज़ से, जो कि मई के आखिरी में नटल की तरफ पहुंच गए। तो अब्दुल्ला शेख, जो कि उनका एम्प्लॉय था, वॉज देयर टू रिसीव मी एट पोर्ट। अब्दुल्ला शेख उनको पोर्ट पर, मतलब जहाँ पर वो शिप पहुँचता था, वहाँ पर उनको लेने के लिए आए। ऑन द थर्ड डे ऑफ माई अराइवल, उनके पहुँचने के 3 दिन बाद अब्दुल्ला शेख उनको दरबान कोर्ट देखने के लिए ले गए। वहाँ द मजिस्ट्रेट केप्ट स्टेयरिंग एट मी एंड फाइनली आस्क्ड मी टू टेक ऑफ माई टर्बन। वहाँ के जो मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने उसको घूरा और राइटर को, और उनसे उनकी पगड़ी उतारने के लिए कहा। दिस आई रिफ्यूज टू डू एंड लेफ्ट द कोर्ट। ऐसा करने से उन्होंने मना कर दिया और वो दरबार से चले गए। तो अब्दुल्ला शेख केम आफ्टर मी एंड एक्सप्लेन वाई सम इंडियंस वर रिक्वायर्ड टू टेक ऑफ देयर टर्बन्स। तो अब्दुल्ला शेख उनके पास आए और उन्होंने उन्हें समझाया कि यहाँ पर कुछ इंडियन को क्यों उनकी पगड़ी उतारने के लिए कहा जाता है। तो दोज वियरिंग द मुसलमान कॉस्ट्यूम माइड, हो सकता है कि उन्होंने मुस्लिम कपड़े पहने हों। ही सेड कीप देयर टर्बन्स ऑन, जिन्होंने मुस्लिम कपड़े पहने हो वो बेशक अपनी पगड़ी को पहने रह सकते हैं, लेकिन उनके अलावा दूसरे कोई भी जो भारतीय लोग हैं, वो दरबार में जब तक प्रवेश नहीं कर सकते जब तक उन्होंने अपनी पगड़ी ना निकाल दे। ये यहाँ का नियम है। तो इन द कर्स ऑफ दीज 2 और 3 डेज, इस तरह से 2 और 3 हो गए। तो आई कुड सी दैट द इंडियंस वर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। उन्होंने देखा कि जो भारतीय थे वो वहाँ पर 2 या 3 ग्रुप में बटे हुए थे। तो देयर वर मुस्लिम्स एंड पारसीज, बट द लार्जेस्ट ग्रुप वॉज दैट कंपोज्ड ऑफ तमिल, तेलुगु एंड नॉर्थ इंडियन लेबरर्स। उन्होंने देखा कि ज़्यादातर जो लोग थे वो मुस्लिम और पारसी में बटे हुए थे, लेकिन जो सबसे बड़ा ग्रुप था जो तमिल, तेलुगु और नॉर्थ इंडियन मजदूरों से बना हुआ था। तो laborers were those who came to Natal on an agreement to serve for 5 years and came to be known there as Girmitias, from Girmit, which mean agreement in English। मतलब कि ये जो लेबरर्स थे, जो मजदूर थे, वो एक एग्रीमेंट हुआ था, एक सहमति हुई थी कि 5 साल के लिए वो नटल जाएंगे उनके पास, और इसको वो गिरमिटियास बोलते थे। मतलब कि इंग्लिश में जिसका मतलब होता है कि एग्रीमेंट, मतलब कि समझौता। तो एक समझौते के तहत वो लेबरर वहाँ पर आए हुए थे नटल में। तो इंग्लिश मैन कॉल्ड द अदर 3 क्लासेस कुलीज, एंड एज द मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस बिलोंग टू द लेबरिंग क्लास। मतलब कि जो अंग्रेज़ लोग थे वो बाकी तीनों क्लासों को कुली बोलते थे, क्योंकि वो जो ज़्यादातर इंडियन का जो ग्रुप था वो लेबर क्लास था, मतलब मजदूरी करने वाला ग्रुप था। तो ऑल इंडियंस वर कॉल्ड कुलीज और सामीज। तो इसलिए ज़्यादातर इंडियंस को वहाँ पर कुली या सामी बुलाया जाता था। तो उसको भी, राइटर को भी वहाँ पर क्या बुलाया गया? कुली बैरिस्टर। तो बीइंग ऑब्लाइज्ड टू टेक ऑफ वंस इंडियन टर्बन वुड बी एन इंसल्ट। तो मतलब किसी भी भारतीय के लिए उसकी पगड़ी को उतारना एक बेइज्जती के समान होता है। सो आई थॉट आई हैड बेटर बिड गुड बाय टू द इंडियन टर्बन एंड बिगिन वियरिंग एन इंग्लिश हैट। तो उसने सोचा कि उसे अपनी इंडियन भारतीय पगड़ी को उतार कर इंग्लिश हैट को पहनना शुरू कर देना चाहिए, विच वुड सेव मी फ्रॉम द इंसल्ट, जिससे वो बेइज्जती से बच जाएगा। बट अब्दुल्ला शेख डिसप्रूव्ड ऑफ द आइडिया, लेकिन अब्दुल्ला शेख ने उसके इस विचार को
मानने से मना कर दिया। तो ही सेड, उसने कहा, इफ़ यू डू एनीथिंग ऑफ द काइंड इट विल हैव ए वेरी बैड इफेक्ट, यदि तुम इस तरह का कोई काम करोगे तो इससे बहुत बुरा असर पड़ेगा। देयर वॉज पैट्रियोटिज्म इन दिस एडवाइस, इस सलाह में तुम्हारी देशभक्ति थी। So my turban stayed with me till the end of my stay in the South Africa, where I spent the next few months. तो जो लेखक है उसकी जो पगड़ी है वो उसी के साथ रही साउथ अफ्रीका में जब तक वो रहा, कि वहाँ पर उसने अगले कुछ और महीने बिताए साउथ अफ्रीका में। Then the firm received a letter asking Abdullah Sheikh to send a representative to Pretoria. तो प्रिटोरिया में अब्दुल्ला शेख को एक रिप्रेजेंटेटिव भेजना था, अपना एक रिप्रेजेंट करने वाला भेजना था उसको, एक उस तरह से लेटर मिला वहाँ से प्रिटोरिया से। तो शेख देयर अपॉन आस्क्ड हिज क्लर्क्स टू एक्सप्लेन द लीगल केस टू मी एंड टोल्ड मी टू टेक द केस। तो अब्दुल्ला शेख ने अपने क्लर्क को, अपने बाबुओं को उस केस को राइटर को समझाने के लिए बोला और उसको उस केस को लेने के लिए बोला। तो आफ्टर आई अंडरस्टूड द केस आई टोल्ड हिम दैट आई वॉज प्रिपेयर टू गो टू प्रिटोरिया। जब वो केस समझ गया राइटर तो उसने उसको प्रिटोरिया जाने के लिए तैयार कर दिया गया था। तो आई लेफ्ट डरबन, तो उसने वहाँ से दरबान से छोड़ दिया और फर्स्ट क्लास की सीट उसके लिए बुक करा दी गई जाने के लिए ट्रेन में। तो द ट्रेन रीच्ड मारिट्सबर्ग, द कैपिटल ऑफ नटल, एट अबाउट 9 PM। शाम को लगभग 9 बजे नटल की राजधानी मारिट्सबर्ग में उनकी ट्रेन पहुंची। तो ये पैसेंजर केम नेक्स्ट, उनके पास एक आदमी आया एंड लुक्ड मी अप एंड डाउन, उसने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा एंड ही सॉ दैट आई वॉज कलर्ड मैन, उसने देखा कि ये बहुत ही रंग बिरंगा आदमी था। तो इससे वो परेशान हो गया। आउट ही वेंट एंड केम इन अगेन विथ 2 ऑफिशियल्स, वो बाहर गया और उसके साथ फिर 2 अधिकारी और आ गए। दे ऑल केप्ट क्वाइट, वो एकदम शांत रहे। व्हेन अनदर ऑफिशियल केम टू मी एंड सेड, जब दूसरा अधिकारी उनके साथ आया उसके पास और बोला कि कम अलोंग, हमारे साथ आओ, यू मस्ट गो टू द वैन कंपार्टमेंट, कि तुम्हें वैन कंपार्टमेंट में सफ़र करना होगा। बट आई हैव ए फर्स्ट क्लास टिकट, आई सेड, लेकिन लेखक ने कहा कि मेरे पास तो फर्स्ट क्लास का टिकट है। दैट डजेंट मैटर, एडिड द अदर इंग्लिशमैन, दूसरे अंग्रेज ने कहा कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यू मस्ट गो टू द वैन कंपार्टमेंट, आई टेल यू। उसने बोला कि तुम्हें वैन कंपार्टमेंट में ही जाना पड़ेगा, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया। तो आई वॉज परमिटेड टू ट्रैवल इन दिस कंपार्टमेंट एंड डरबन एंड आई इंसिस्ट ऑन गोइंग ऑन इन इट। मैंने तुम्हें बताया कि मेरे को इस कंपार्टमेंट में ट्रैवल करने के लिए, यात्रा करने के लिए परमिशन है दरबान से, तो इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से जाने के लिए प्रेशर कर रहा हूँ, मतलब कह रहा हूँ। तो नो यू वॉन्ट, सेड द ऑफिशियल, इसलिए फिर उस अधिकारी ने कहा कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें ये कंपार्टमेंट छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो हम पुलिस कांस्टेबल को बुला लेंगे जो तुम्हें यहाँ से धक्का देकर बाहर निकाल देंगे। तो फिर उसने कहा कि हाँ आप ऐसा कर सकते हो। आई रिफ्यूज़ टू गेट आउट वॉलंटरी, मैंने अपनी इच्छा से वहाँ से जाने से मना कर दिया। तो द कांस्टेबल केम, वो कांस्टेबल आए पुलिस के, एंड उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और उसको बाहर धक्का दे दिया राइटर को। तो इसके बाद माई लगेज वॉज ऑल्सो थ्रोन आउट, उनका सामान भी बाहर फेंक दिया। आई रिफ्यूज़ टू गो टू द अदर कंपार्टमेंट एंड द ट्रेन स्टीम्ड अवे, उसने दूसरे डिब्बे में जाने से मना कर दिया था और ट्रेन चली गई थी। तो और उसे उन्होंने वहाँ ट्रेन से बाहर धक्का दे चुके थे। तो आई वेंट एंड सैट इन द वेटिंग रूम कीपिंग माई हैंड बैग विद मी एंड लीविंग द अदर लगेज वेयर इट वॉज। तो वो वहाँ से चला गया और वेटिंग रूम में इंतज़ार करने लगा। उसके साथ सिर्फ उसका हैंड बैग था, जो हाथ में एक बैग था, और बाकी का सामान उसका जहाँ पड़ा था वो वहीं पर उसने छोड़ दिया। द रेलवे अथॉरिटीज़ हैड टेकन चार्ज ऑफ इट, उस रेलवे के जो अधिकारी थे उन्होंने उसको ले लिया। तो इट वॉज़ विंटर इन साउथ अफ्रीका एंड सो इट वॉज सिवियरली कोल्ड, साउथ अफ्रीका में उस समय बहुत ठंड थी और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। तो माई ओवरकोट वाज इन माई लगेज, उसका जो ओवरकोट था, जो कोट पहनते हैं सर्दियों से बचने के लिए, वो उसके सामान में था। बट आई डिड नॉट डेयर टू आस्क फॉर इट लेस्ट आई शुड बी इंसल्टेड अगेन, लेकिन वो ये पूछने की हिम्मत नहीं कर सका कि उसको कहीं ऐसा ना हो कि उसको दोबारा से बेइज्जत होना पड़े। सो आई सैट एंड शिवर्ड एंड बिगेन टू थिंक ऑफ माई ड्यूटी, इसलिए वो वहाँ बैठा रहा और सर्दी से कांपता रहा और अपने कर्तव्य के बारे में सोचना शुरू कर दिया उसने कि मुझे अब क्या करना चाहिए। शुड आई फाइट फॉर माई राइट्स और गो बैक टू इंडिया, और शुड आई गो ऑन टू प्रिटोरिया विदाउट माइंडिंग द इंसल्ट्स।
एंड रिटर्न टू इंडिया आफ्टर फिनिशिंग द केस। वो फिर सोचने लगा कि मुझे अब क्या करना चाहिए, क्या मुझे अब अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए या वापस भारत लौट जाना चाहिए या प्रिटोरिया जाना चाहिए और बिना अपनी बेइज्जती को महसूस किए और उसके बाद अपना केस ख़त्म करने के बाद मुझे इंडिया वापस लौटना चाहिए। तो द हार्डशिप टू विच आई वॉज सब्जेक्टेड, जो परेशानियाँ, हार्डशिप मतलब जो कष्ट उसको अभी तक मिले थे, वॉज ओनली ए सिम्टम ऑफ डीप डिजीज ऑफ कलर प्रेजुडिस। कलर प्रेजुडिस मतलब कि जो लोग किसी के साथ बहुत ही अनइक्वल अनफेयर ट्रीटमेंट करते हैं, अनफेयर व्यवहार करते हैं। तो ये जो अभी तक उसको बेइज्जती मिली थी, उससे उसको ये समझ में आ रहा था कि ये सिर्फ उस चीज़ की निशानी है कि जिससे कि लोग एक दूसरे के साथ बहुत ही उन्होंने गलत व्यवहार किया उसके साथ। तो आई शुड ट्राई इफ़ पॉसिबल टू रूट आउट द डिजीज़ एंड सफ़र हार्डशिप इन द प्रोसेस। वो सोचता है कि मुझे कोशिश करनी चाहिए, यदि संभव हो तो इसके जड़ तक जाना चाहिए और जो भी इसको करने में जो मेरे रास्ते में कष्ट आएंगे मुझे उन सब से गुजरना होगा। तो सो आई डिसाइडेड टू टेक द नेक्स्ट अवेलेबल ट्रेन टू प्रिटोरिया। उसने निश्चित किया कि प्रिटोरिया जाने की वो और जो भी अगली ट्रेन होगी उसमें बैठ जाएगा। तो द इवनिंग ट्रेन अराइव्ड, शाम को एक ट्रेन आई। देयर वॉज ए रिजर्व बर्थ इन इट फॉर मी, उस ट्रेन में उसके लिए सीट रिजर्व थी, पहले से बुक्ड थी। तो द ट्रेन रीच्ड चार्ल्स टाउन इन द मॉर्निंग, सुबह को वो ट्रेन चार्ल्स टाउन पहुंची। देयर वॉज नो रेलवे इन दोज डेज बिटवीन चार्ल्स टाउन एंड जॉन्सबर्ग। उन दिनों वहाँ पर चार्ल्स टाउन और जॉन्सबर्ग के बीच में कोई भी रेलवे नहीं था, बट ओनली ए स्टेज कोच, सिर्फ एक स्टेज कोच था जो कि स्टैंडर्टन में पूरी रात रुका था। तो आई पजेस्ड ए टिकट फॉर द कोच, उसने उस डिब्बे के लिए टिकट लिया हुआ था। बट द एजेंट ओनली नीडिड ए प्री टेक्स्ट फॉर पुटिंग मी ऑफ, लेकिन जो एजेंट था उसने उसको देने से लिए बहाना बना दिया था। एंड सो ऑन व्हेन ही डिस्कवर्ड मी टू बी ए स्ट्रेंजर, जब उसे लगा कि वो एक अजनबी था तो उसने कहा कि योर टिकट इज़ कैंसिल्ड, कि तुम्हारा टिकट जो था वो कैंसिल हो गया। पैसेंजर्स हैड टू बी एकोमोडेटेड इनसाइड द कोच, कि यात्रियों को कोच डिब्बे के अंदर बैठने दिया जाता है। बट एज आई वॉज रिगार्डेड एज ए कुली, इट वुड बी प्रॉपर thought of the leader as the white man in charge of the coach was called not to seat me with the white passengers, कि जैसे कि उनको पहले से कुली समझा जाता था। एक लीडर की सोच में जो वाइट इंचार्ज होते हैं, मतलब जो इंग्लिश मैन होते हैं, उन्होंने उनको बोला कि वो अंग्रेज़ों के साथ डिब्बे के अंदर नहीं बैठ सकते। तो देयर वर सीट्स ऑन ईदर साइड ऑफ द कोच बॉक्स, कि कोच बॉक्स में मतलब डिब्बे के एक साइड में सीट्स थी। द लीडर सेट ऑन वन ऑफ दीज एज ए रूल, कि सारे जो लीडर्स थे वो एक ही साइड में बैठेंगे डिब्बे के, ये उसका नियम था। तो टुडे ही सेट इनसाइड एंड गेव मी हिज सीट, आज वो अंदर बैठ गया था और उसको एक सीट दे दी थी, उसकी जो सीट थी वो उसको दे दी थी राइटर को। तो आई न्यू इट वॉज शेयर इनजस्टिस एंड एन इंसल्ट, बट आई प्रूडेंटली सेट नेक्स्ट टू द कोचमैन। वो जानता था कि ये बहुत ही खराब अन्याय कर रहे हैं उसके साथ और ये उसके लिए बहुत बड़ी बेइज्जती थी, लेकिन उसने बुद्धिमानी से अगले स्टेशन पर वो अपनी बहुत ही बुद्धिमानी से कोच का जो व्यक्ति था उसके पास बैठ गया। एट अबाउट 3 o'clock, 3 बजे के करीब, द कोच रीच्ड परडेकोफ, कोच परडेकोफ पहुंचा। नाउ द लीडर डिजायर टू सिट वेयर आई वॉज सीटेड, अब वो जो लीडर था वो उसकी जगह बैठना चाहता था, राइटर की जगह। एज ही वॉन्टेड टू हैव सम फ्रेश एयर, क्योंकि उसको थोड़ी ताज़ी हवा चाहिए थी। सो ही टूक ए पीस ऑफ डर्टी सैक क्लॉथ फ्रॉम द ड्राइवर, इसलिए उसने ड्राइवर से एक पुराना कपड़ा लिया और उसको फैलाया और अपने पैरों के पास, और लेखक को एड्रेस करके बोला कि तुम्हें सामी तुम यहाँ पर बैठ जाओ, आई वॉन्ट टू सिट नियर द ड्राइवर, कि वो चाहता था कि राइटर ड्राइवर के नज़दीक बैठे और वो उसके पैरों में बैठे। दिस इंसल्ट वॉज मोर देन आई कुड बियर विद, ये बहुत ज़्यादा बेइज्जती थी, इससे ज़्यादा वो सोच नहीं सकता था। तो ट्रैम्बलिंग विद फियर, डर के मारे उसने उससे कहा कि इट वॉज यू हु सीटेड मी हियर, कि ये तुम हो जिसने मुझे अपनी सीट दी थी। दो आई शुड हैव बीन एकोमोडेटेड इनसाइड, जबकि मुझे तो अंदर बैठना चाहिए था। आई पुट अप विद द इंसल्ट, कि मेरी बेइज्जती तुमने की। नाउ दैट यू वॉन्ट टू सिट आउटसाइड एंड स्मोक, अब तुम मुझे बाहर बिठाना चाहते हो और मतलब धूम्रपान करना चाहते हो। तो यू वुड हैव मी सिट एट योर फीट, अब तुम मुझे अपने पैरों में सीट दोगे। तो आई विल नॉट डू सो, मैं ऐसा नहीं करूँगा। बट आई एम प्रिपेयर टू सिट इनसाइड, लेकिन मैं अब अंदर बैठूँगा। तो एज आई वॉज स्ट्रगलिंग थ्रू दीज सेंटेंसेस, लेकिन जैसे कि मैं अब इन सब चीज़ों से
लड़ रहा था, तो द मैन केम डाउन अपॉन मी एंड बिगेन हैविली टू बॉक्स माई ईयर्स। अब वहाँ से अंदर से एक आदमी आया उसके पास और उसके कान बंद करने के लिए बोला। तो ही सीज्ड मी बाय द आर्म एंड ट्राइड टू ड्रैग मी डाउन। उसने मेरे को हाथों से अपने जकड़ लिया और मुझे नीचे फेंका। तो आई क्लंग टू द ब्रास रेल्स ऑफ द कोच बॉक्स एंड वॉज डिटरमाइंड टू कीप माई होल्ड। वो रेल के डिब्बे के साइड में जो रॉड्स होती हैं उनसे लटका रहा और उसको अपने आप को किसी न किसी तरह पकड़ के रखा उसने ट्रेन से। तो ही लेट गो माई आर्म्स वॉर एट मी ए लिटिल मोर। वो अब मुझे और ज़्यादा अपनी तलवार से धक्का देना चाहता था, वो चाहता था कि वो गिर जाए। द कोच रैटल्ड अवे। अब जो डिब्बा कोच था वो थोड़ा परेशान हो गया था। माई हार्ट वॉज बीटिंग फास्ट। उसका जो दिल था वो थोड़ा तेज़ कर रहा था कि वो बच भी पाएगा कि नहीं। द मैन कास्ट एन एंग्री लुक एट मी नाउ एंड देन पॉइंटिंग हिज फिंगर एट मी। अब वो जो आदमी था वो उसकी तरफ बहुत ही गुस्से से देख रहा था और अपनी उंगली से उसकी तरफ इशारा करते हुए चिल्लाया कि टेक केयर, वंस वी गेट टू स्टैंडर्टन आई शैल शो यू व्हाट टू डू। आई सेट स्पीचलेस, कि एक बार हम स्टैंडर्टन पहुंच जाएं और फिर मैं देखता हूं कि तुम्हारे साथ क्या करना है। और वो निशब्द होकर वहाँ पर बैठ गया। तो आफ्टर डार्क, अंधेरा हो गया और वो स्टैंडर्टन पहुँचे एंड आई हीव्ड ए साइन ऑफ रिलीफ ऑन सीइंग सम इंडियन फेसेस। वहाँ पर लेखक ने कुछ भारतीय चेहरों को देखकर एक राहत की सांस ली। दे वर वेरी सॉरी टू हियर ऑफ वॉट हैड हैपेंड एंड कम्फर्टेड मी बाई रिलेटिंग टू मी देयर ऑन बिटर एक्सपीरियंसेस। वो सब बहुत दुखी हुए ये सब सुनकर कि उसके साथ क्या क्या हुआ था और किस तरह से उसको उसने कड़वे एक्सपीरियंस बताए, जो जो परेशानियाँ उसको हुई, तो उनको सुनकर वो बहुत ही परेशान हुए। तो आई ट्रेवल्ड सम मोर एंड रीच्ड प्रिटोरिया ओनली आफ्टर फेसिंग मोर इंसल्ट्स एंड डिस्क्रिमिनेशन। वो थोड़ा सा और जर्नी करने के बाद प्रिटोरिया पहुंचा और थोड़ी सी और बेइज्जती और भेदभाव उसने बर्दाश्त किया। उसके बाद वो प्रिटोरिया पहुंच गया। तो ये जो कहानी है बच्चों, ये महात्मा गांधी की जो बायोग्राफी है, जो उनकी खुद का जीवन की घटनाएं हैं, उन्होंने उसमें माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ की बुक लिखी है, उसमें से ली गई हैं। तो बच्चों इस कहानी में से हमने क्या देखा कि सभी लोग इक्वल होते हैं, हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, सबके साथ हमेशा एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। और वी शुड लव द पीपल हु आर कंसिडर्ड एज सोशली अनटीचेबल। जिन लोगों को मतलब लोग छूना पसंद नहीं करते हैं, जात पात का भेदभाव होते हैं, हमें उन सब लोगों से भी प्यार करना चाहिए और उनको इज्जत देनी चाहिए। तो इस कहानी से बच्चों हमें क्या शिक्षा मिलती है कि ऑल पीपल आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ गॉड, कि सारे लोग भगवान की नज़र में एक समान होते हैं, इसलिए हमें किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए और सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। तो बच्चों ये था इस चैप्टर में। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।